जय भीम, नमो बुद्धाय। इक्वालिटी न्यूज में मैं शैला आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं इक्वालिटी न्यूज बुलेटिन में कुछ प्रमुख खबरें। बढ़ती महंगाई के चलते कांग्रेस ने फिर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू किया है, जहां महाराष्ट्र के कल्याण में कांग्रेस ने भाजपा के विरोध में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की खास मौजूदगी रही। बढ़ते पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दरों को लेकर आम जनता का जीना मुहाल हो चुका है। पहले ही महामारी की मार है और दूसरी तरफ बढ़ती हुई महंगाई। इन दोनों की वजह से लोग परेशान हैं, जिसे मुद्दा बनाकर केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने नारेबाजी की। इसके साथ ही सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने महंगाई को कम करने के लिए सड़क पर रैली निकालकर जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। और इसी के साथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने भी अपनी राय जताई। आपल्याला लक्षात असेल की डिझेल, पेट्रोल आणि गॅसची ही कृत्रिम दरवाढ, आज डिझेलचे भाव आपण पाहिले तर 22 रुपये लिटर आहे आणि 30 रुपये पेट्रोलचे। केंद्र सरकारने शेष वाढवून कोरोनाच्या महामारीच्या नंतर आर्थिक जी कमजोरी या देशामध्ये आली, त्याच्यामध्ये पुन्हा ह्या महागाईच्या जीवनावश्यक वस्तूच्या किमती वाढवून भाजपने देशाच्या जनतेचे खिसे कापण्याचं काम सुरू केलेलं आहे। अजूनही 60 रुपये पर लिटर डिझेल आणि पेट्रोलवर केंद्र सरकार शेषच्या रूपानं जनतेच्या खिशातून लुटते आहे। ज्या ठिकाणी काँग्रेसचं सरकार आहे त्या ठिकाणी आम्ही वॅट कमी करून आम्ही राज्याच्या त्या जनतेला मदत करण्याचा प्रयत्न काँग्रेस सरकारने केलेला आहे। राज्य सरकारलाही सुद्धा काँग्रेसच्या वतीनं विनंती करण्यात आली की राज्य सरकारने पण वॅट कमी करावे आणि त्या पद्धतीनं राज्याच्या जनतेला दिलासा द्यावा। देश की समता को कलंक लगाती एक घटना सामने आई है, जहां मध्य प्रदेश के रीवा जिले में सिर्फ पगार मांगने को लेकर हुए विवाद में एक दलित व्यक्ति का हाथ काट दिया गया। घटना बहुत ही विचलित करने वाली है। महज एक छोटी सी रंजिश के चलते इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, जिससे सवाल उठ रहा है कि क्या आज भी समाज में संकुचित विचारधारा के लोग हैं। संबंधित मामले से जुड़ी देखिए यह रिपोर्ट। पीड़ित का नाम अशोक साकेत है और वो पेशे से ठेकेदार है। 20 नवंबर को आरोपी गणेश मिश्रा ने साकेत और उसके दोस्त को अपना वेतन लेने के लिए बुलाया था, जहां पर जब गणेश किसी दूसरे मिस्त्री से बात करने लगा, तब अशोक ने भी उस मिस्त्री के साथ बात करने की पेशकश की। हालांकि इस छोटे से मुद्दे को लेकर गणेश मिश्रा आग बबूला हो गया और जाति सूचक अभद्र टिप्पणियां करने लगा। बोलते बोलते वो घर से तलवार लेकर आया और अशोक के गले पर वार करने लगा। बचने के लिए अशोक ने अपना हाथ आगे कर दिया, जिससे तलवार से कटकर हाथ जमीन पर गिर पड़ा। सारा मामला देखकर पीड़ित के साथ खड़ा उसका दोस्त मौके से भाग निकला। हालांकि थोड़ी देर बाद आरोपी के फरार होने पर उसी दोस्त ने अशोक को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। पर सवाल वही का वही है, क्या आज भी समाज में वर्ण व्यवस्था को लेकर स्थिति बदली नहीं है? क्या आज भी लोग इसी संकुचित मानसिकता पर विचार कर रहे हैं? ऐसे कई सवाल सामने आ रहे हैं। मामले से जुड़ी तस्वीर आपको विचलित कर सकती है। घटित मामले को लेकर हमारे संवाददाता धीरेन्द्र कुशवाहा ने पीड़ित के परिजनों से बातचीत करने की कोशिश की है। मैं रीवा जिले के सबसे बड़े हॉस्पिटल में हूं और हमारे साथ अशोक साकेत जी के परिजन हैं, जिनके साथ कल घटना हुई है, जिनका कल हाथ काटा गया है। आइए हम उनकी पत्नी से बात करते हैं और जानते हैं कि घटना क्या हुई है। जी बताइए। सर, वो हमारे पति हैं, 6 महीने से काम कर रहे थे, उसके पास वो पैसा नहीं दिया और कल बुलाया कि आओ हमारे घर आओ, और घर बुला के फिर काटा है। मेरे पति को तलवार से काटा है। आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे कौन देगा खाना? मेरे पति के हाथ नहीं है। अब आपके पति क्या करते थे? मिस्त्रियाना। लगभग कितना पैसा पड़ा हुआ था? 15-20 हज़ार था सर। ये जो घटना हुई है, उनका जो हाथ काटा गया है, तो आप के जो गांव में है, जो गांव के लोग हैं और आप लोग हैं, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है? वहाँ ऐसा है कि जब ये घटना भया तब मैं गया घर, तब वह नहीं मिला हमको, वो नहीं मिला। फिर हम 5 जाऊँ तो फिर चाह के गाड़ी से ले आए हैं, बस सिनेमाउल थाना ले गए, थाना से फिर अस्पताल ले आए हैं, और अस्पताल से जब तो फिर गाड़ी जब होता कौन गाड़ी आ वो बिलोरे से फिर आई है, गाड़ी लेके आई है। फिर हम 5 जब तो फिर हम चले आवत रहे हैं, फिर हम नहीं आ पाए, फिर हम घर गए तब आज वहाँ हम। हाँ,
आप लोग क्या चाहते हैं, इनको कैसी सज़ा मिले? और उसको कारा हो चाहिए, और नहीं तो हम ऐसा हमका मिलवा दे तो कर इतना हम हाथ कटवा ली, वही कहता हम ओखर पट जाए। परिजनों से हुई बातचीत में ये साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि परिजनों पर क्या संकट होगा, वो किस अवस्था में होंगे। अशोक के पीछे उसका पूरा परिवार है, जिसका पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी अशोक पर है। घटित मामले को लेकर उसका गुनाह सिर्फ इतना ही था कि वो छोटी जाति का है, लिहाजा संबंधित मामले का संज्ञान लेकर प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और पीड़ित के बच्चों की शिक्षा का खर्च भी वहन करने की मांग की गई। तो आप क्या चाहेंगे कि शासन प्रशासन जो है, शासन आपकी उनकी मदद कैसे करे उनके परिवार की? हम यही चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं 3, एक लड़की है 2 लड़के, उनको शासन द्वारा कुछ तो सहयोग दिया जाए, या बच्चों को उनके पढ़ाई लिखाई के लिए सहयोग किया जाए, और नौकरी अगर मिलती है तो दिया जाए। अब हाथ से तो बेहाल हो गए, कुछ तो काम भी अब नहीं कर सकते हैं। उनका जो भी जिस माध्यम से पेट चले, शासन अपना सहयोग करे। देखिए, यहाँ पे बात करने से ये पता चला कि जो गणेश मिश्रा अपराधी हैं, उन्होंने बर्बरतापूर्वक से एक जो ठेका लेकर के काम करते थे उन्हीं के घर में, उन्हीं के घर को बनाया था। जब वो मजदूरी मांगने गए तो उनके हाथों काटा गया। अब वो पूरी तरह से कार्य करने में अक्षम हैं। अब उनके परिवार के लोगों की जो पीड़ा है वो यहाँ देखी नहीं जा रही है। यहाँ शासन प्रशासन सबको मिलकर लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि उनका परिवार अब किसी भी तरह की समस्या में आगे ना फंसे। शासन को भी सोचना चाहिए, उनके परिवार को हो सके तो नौकरी और एक मुफ्त राशि जो बड़ी राशि है उनका सहयोग करना चाहिए, ताकि उनका परिवार चल सके। इक्वालिटी न्यूज़ के में मैं धीरेन्द्र कुशवाहा, कैमरा पर्सन अखिलेश कुशवाहा के साथ। संबंधित मामले को लेकर अगर गहनता से विचार किया जाए तो ये कोई छोटी घटना नहीं है। समाज के पिछड़े संकुचित वर्गों के साथ अक्सर ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है, लेकिन कुछ ही दर्ज हो पाती है। ऐसी कई घटनाएं होती है जिन्हें सामने आने से पहले ही दबा दिया जाता है। न कोई सुनवाई होती है और न आरोपी को सजा। पीड़ित अशोक के परिवार की व्यथा पर स्थानीय लोगों को तरस खाने से अच्छा परिवार के साथ खड़ा रहने और न्याय दिलाने की मंशा होनी चाहिए। लिहाजा पीड़ित समाज को उन पर हो रहे अन्याय के खिलाफ सख्ती से आवाज उठाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज। मराठा आरक्षण मुद्दे को लेकर जान गंवा चुके मृतकों के परिजनों को सरकारी नौकरी और आर्थिक मदद की मांग को लेकर जालना के गोरी गंधारी गांव के ग्रामवासी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक मराठा समाज अपनी आखिरी सांस तक भूख हड़ताल करेगा। मराठा समाज के लोगों ने आरक्षण के मसले को लेकर जोरदार आंदोलन किया था, जिसमें 42 लोगों की जान चली गई थी। इसी मुद्दे को लेकर जालना स्थित गोरी गंधारी के ग्रामवासियों ने अपनी अंतिम सांस तक भूख हड़ताल करने की घोषणा की थी, जिसके मद्देनजर गोरी गंधारी गांव के मराठाओं ने भूख हड़ताल कर आंदोलन शुरू कर दिया है, जिसका आज पहला दिन था। इस आंदोलन को काफी मात्रा में प्रतिसाद भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आसपास के ग्रामीण भी आंदोलन में हिस्सा लेने पहुंचे थे, जिस दौरान संबंधित आंदोलनकारियों ने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम पीछे नहीं हटेंगे। गोरी गंधारी ग्रामस्थाच्या वतीनं मराठा आरक्षणासाठी ज्या 42 बांधवांनी बलिदान दिलं त्यांच्या मागणीसाठी आज आम्ही आमरण उपोषण या गोरी गंधारी गावामध्ये केले। परिसराचा सकल मराठा समाज यामध्ये सहभागी झाला आहे आणि राज्य सरकारनं तातडीनं 42 बांधवांचा प्रश्न मार्गी लावावा ही आमची प्रमुख मागणी आणि याचं रूपांतर जर राज्य सरकारनं लवकर दखल नाही घेतली तर गावागावामध्ये आम्ही या उपोषणाचा प्रोग्राम तयार करून गावागावात आंदोलनं सुरू करणार। ज्या 42 मराठा बांधवांनी या आरक्षणासाठी बलिदान दिलं त्यांना शासनाने 10 लाख रुपये त्यांच्या कुटुंबियांना मदत आणि कुटुंबातील एका व्यक्तीला नोकरीमध्ये सामावून घेण्याचं आश्वासन दिलं होतं। 3 वर्षे होऊन गेले तरी ते आश्वासन पूर्ण केलेलं नाही, म्हणून गोरी गंधारी गावाने ह्या उपोषणाचा मार्गाचा अवलंब केलेला आहे आणि त्यांचे आरक्षणासाठी ज्यांनी साष्टपिंपळगाव येथे 109 दिवस उपोषण आणि आंदोलन केलं ते मनोज जरांगे पाटील या ठिकाणी उपोषणाला बसत आहेत आणि त्यांच्यासोबतच आमचे बरेचसे गावकरी साखळी उपोषणासाठी बसत आहेत। आणि माझी मुख्यमंत्री महोदयांना हात जोडून विनंती आहे कि त्यांनी लवकरात लवकर या आंदोलनाची दखल घ्यावी आणि 42 कुटुंबांना न्याय द्यावा ही विनंती है। किसान कानूनों को वापस लेने के बाद उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों ने शंखनाद किया है कि उन्हें भी अब पुरानी पेंशन बहाल की जाए।
पुरानी पेंशन बहाली को लेकर रविवार को ऑल टीचर्स एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले प्रदेश भर से जुटे शिक्षक कर्मचारियों ने इको गार्डन में पुरानी पेंशन बहाली के लिए शंखनाद रैली की। इस रैली में शामिल कर्मचारियों का कहना है कि जिस तरह सरकार ने कृषि कानूनों को वापस लिया है, उसी तरह नई पेंशन योजना को भी वापस लेकर पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। साथ ही उन्होंने निजीकरण को भी रोकने की बात कही। इसके साथ ही आटेवा के प्रदेशाध्यक्ष विजय बंधु ने कहा कि नई पेंशन योजना से शिक्षकों कर्मचारियों का भविष्य अंधकारमय हो गया है, इसलिए सरकार को पुरानी पेंशन योजना बहाल करनी चाहिए। निजीकरण को लेकर उन्होंने भी विरोध जताते हुए कहा कि निजीकरण से युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है। पीडब्ल्यूडी कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष भारत सिंह ने पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की। महामंत्री रामराज दुबे ने कहा कि निजीकरण की व्यवस्था से युवाओं का भविष्य चौपट हो रहा है। इसके साथ ही फ्रंट अगेंस्ट न्यू पेंशन स्कीम इन रेलवे के राजेंद्र पाल ने भी रेलवे के निजीकरण का विरोध करते हुए कहा कि रेलवे को बेचा जा रहा है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार द्वारा किसान कानून रद्द करने के बाद अब नई पेंशन योजना को हटाने की भी मांगे तेज हो गई है, जिसे लेकर आगे विवाद बढ़ने की संभावना है। इस पर कर्मचारी अपनी मांग को लेकर सीएम व मुख्य सचिव से वार्ता कराने की बात कर रहे हैं, जिसके तहत रविवार दोपहर लगभग 3 बजे कर्मचारियों ने सीएम को ज्ञापन देने के लिए रैली निकालने की घोषणा कर दी। डीसीपी ख्याति गर्ग ने कर्मचारी नेताओं को 2 दिन के अंदर मुख्य सचिव व सीएम से वार्ता का भरोसा दिलाया, तब जाकर कर्मचारी शांत हुए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि युवाओं की आवाज़ को दबाना, युवाओं की ताकत को कम समझने की भूल न करें। जैसे किसान आंदोलन ने पर आपको रोल बैक होना पड़ा है, आपने किसान आंदोलन के तीव्रता को देखते हुए किसी कानूनों को वापस लेने का काम किया है, उसी प्रकार मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि पूरे उत्तर प्रदेश के 18 लाख कर्मचारी परिवार और पूरे देश के 26 लाख कर्मचारी परिवार आपसे ये निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे सम्मान, हमारे स्वाभिमान, बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन को बहाल करने का काम कीजिए। हम आपको 2024 में पुनः सत्ता में लाने का काम करेंगे। 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव में अगर आप ओपीएल बहाली का काम नहीं करते हैं तो उत्तर प्रदेश का 18 लाख कर्मचारी परिवार आपको सबक सिखाने का काम करेगा, सत्ता से आपकी वापसी का काम करेगा। और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के धीरे धीरे देश में इतना बड़ा जन आंदोलन शुरू हो चुका है कि उस जन आंदोलन को नकार पाना, उस संख्या बल को नकार पाना किसी भी सरकार के बूते की बात नहीं होगी। जय युवा, जय अटल। आज हम लोग जो यहाँ पर बड़ी भारी मात्रा में एकत्र हुए हैं, जो हमारी रैली का जो मुख्य नाम है शंखनाद, ये शंखनाद इस बात का अभिप्राय है कि जो सरकार सोई हुई है उसको जगाने का काम करेगी। ये शंखनाद नहीं है, ये महानाद है, ये पेंशन का वाद है। हम लोगों की जो मुख्य मांगे हैं, पेंशन बहाली 2005 में सरकारों ने, कई सरकारों केंद्र में 2004 में बंद कर दी गई थी। हम लोग उस समय नहीं थे विभाग में, हमारी बातें नहीं सुनी गई, जो हमारे पूर्व के साथीगण थे या किसी कारणों से बात नहीं उठा पाए। लेकिन 2015-16 से हम लोग लगातार संघर्षरत हैं, 5 वर्षों से हम लोग लगातार संघर्षरत हैं। दिल्ली में 2018-2019 में हमने बड़ी रैलियां की थी, जिसका प्रभाव पूरे राष्ट्रीय स्तर पर पड़ा। आज ये हमारा संगठन राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा हो चुका है। हम किसी भी मोर्चे पर नहीं रुकेंगे, चाहे वो प्रदेश का इलेक्शन हो, चाहे वो 5 राज्यों का इलेक्शन हो, चाहे वो आगामी 2024 का इलेक्शन हो। हम हर इलेक्शन में सबक सिखाएंगे। हम राष्ट्रीय स्तर पर विद्यमान हैं, चाहे किसी जनपद की बात हो या किसी प्रदेश की बात हो। और ये शंखनाद रैली इसी बात का अभिप्राय है कि जो सोई भी सरकारें हैं वो जगें, अभी नहीं तो कभी नहीं। हम युवा हैं, युवा आगे अपना मार्ग खुद प्रशस्त करेगी। आगे हम लोग खुद बढ़ के आए हैं और सरकारों को छीनने का कार्य करेंगी अगर पुरानी पेंशन की बहाली नहीं होगी। मैं 2008 में नियुक्ति हुई है मेरी कर्मचारियों की, और मेरे कर्मचारी करीब लगभग प्रदेश में 1,08,842 पद हैं। और इसी सरकार ने जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, इसी सरकार ने पेंशन को बंद किया था, पुरानी पेंशन को। और अभी बीच में चुनाव हुए थे पिछले बार विधानसभा में, तो माननीय राजनाथ सिंह ने वादा किया था कि मेरी सरकार आ जाएगी तो मैं पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे। उन्होंने अभी तक अपने वादा को नहीं निभाया है, पुरानी पेंशन बहाल नहीं की है और पुनः सरकार में आ गए हैं। तो मैं सरकार से यही अनुरोध करेंगे, अगर मेरी पुरानी पेंशन बहाल न करी तो आने वाले 2022 चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक कर्मचारी है, उसके साथ 5 या 10 वोटर लगे हुए हैं, परिवार बहुत बड़ा होता है, तो उसका खामियाजा अवश्य भुगतना पड़ेगा। अगर सरकार हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है तो मेरा पुनः अनुरोध है सरकार से, मैं पुरानी पेंशन बहाल करे। ये हमारी बुढ़ापे की लाठी है तो ये बहाल करे, हमारी यही पुनः अनुरोध है सरकार से। सर, इससे पहले हम लोगों ने एक धरना दिल्ली में दिया था और ये चूंकि चुनावी वर्ष है तो हम लोग सोच रहे हैं कि शायद सब लोग इकट्ठा होकर के इस मंच पे, कई संगठन के लोग हैं, शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं
और हमारे कई मंच के लोग सब इकट्ठा हुए हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ से वहाँ तक गेट तक पूरा भरा हुआ है और सबकी सिर्फ एक ही मांग है कि हमको पुरानी पेंशन चाहिए, क्योंकि वो हमारे बुढ़ापे का सहारा है। 62 साल में हमारे रिटायर होने के बाद हमको किसी का भी सहारा नहीं होता है। उस उम्र में आप समझते हैं कि ना हमारे बच्चे साथ देते हैं ना अन्य लोग, क्योंकि जब हमारा सामर्थ्य ख़त्म हो जाता है, हम बूढ़े हो जाते हैं, तो फिर उस टाइम हमारा सिर्फ एक ही सहारा होता है, वो होता है पैसा। तो इसलिए हम लोगों को पुरानी पेंशन चाहिए। मैं इस धरने में मेरे शाहजहाँपुर से काफ़ी लोग यहाँ पर शाहजहाँपुर धरने में आए हैं और पूरे प्रदेश से लाखों की संख्या में सिर्फ एक ही मांग के लिए आए हैं कि पुरानी पेंशन सरकार बहाल करे। एनपीएस जो लागू है, एनपीएस से हम लोगों का भला होने वाला नहीं है, क्योंकि ओपीएस से हमारे बच्चों, हमारे बुढ़ापे की लाठी ओपीएस है, हमारे बच्चों की परवरिश ओपीएस है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने कृषि के बिल के कानून को वापस लिया है, उसी प्रकार से एनपीएस को वापस लेकर ओपीएस तुरंत बहाल करें। हमारी यही मांग सरकार से, यूपी सरकार और केंद्र सरकार दोनों से है। जय अटेवा, जय अटेवा, जय युवा, जय अटेवा। अटेवा के आह्वान पर, बंधु जी का आह्वान पर लाखों की संख्या में शिक्षक, कर्मचारी और सभी विभागों के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। और जब तक धरना प्रदर्शन हमारे बंधु जी जो निर्णय लेंगे वो हम सब लोगों को मान्य होगा। लेकिन पुरानी पेंशन जब तक बहाल नहीं होगी, जब तक हम लोगों का आंदोलन आज नहीं तो कल तक चलता रहेगा। आपके चैनल के माध्यम से यहाँ पर उपस्थित सभी लोग जो पुरानी पेंशन की बहाली हेतु यहाँ पर आए हुए हैं लाखों की संख्या में, आपके चैनल इक्वालिटी न्यूज़ के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को इस विषय पे बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। पुरानी पेंशन आपने शुरू की थी, आपने बंद कर दी तो किसी कारण से बंद की थी, लेकिन आपको उसको रिस्टोर करना चाहिए, रीइंस्टेट करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा एकमात्र सहारा है। आने वाला जो भविष्य है हमारा उसी पर निर्भर करता है। और सरकार ने एकाएक 2004 में केंद्र में और उसके पश्चात 2005 में स्टेट्स में पुरानी पेंशन को बंद कर दिया, उसके जगह पर नई पेंशन स्कीम को लागू किया। नई पेंशन स्कीम जो है टोटली बाजारीकृत पेंशन स्कीम है। इसमें जो है जो भी पैसा हमारा कंट्रीब्यूट होता है, ना हम उस पर लोन ले पाते हैं, ना हमको पता चलता है कि वो पैसा हमारा कहाँ जा रहा है। तो किसी भी हाल में हम अपने पेंशन का, चाहे नई पेंशन स्कीम जो लागू की जा रही है उसका बाजारीकरण नहीं होने देंगे। हमको सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन स्कीम चाहिए और इससे नीचे हम किसी भी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। यदि आप इस बात को नहीं मानते हैं, नहीं सुनते हैं, तो आने वाला चुनाव आपको खुद ही इन नतीजों को बता देगा। जैसे कि आपने इस कृषि कानून, जो 3 कृषि कानून था, आपने कुछ समझा और उसके बाद उसको वापस लिया। तो मेरा सरकार से ये निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि आप पुनर्विचार करिए और पुरानी पेंशन को बहाल कराने हेतु सारे प्रयास करिए और पुरानी पेंशन को बहाल करिए। धन्यवाद। यूपी से ओम प्रकाश की रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज़ के लिए। मध्य प्रदेश स्थित नेपा नगर में डॉक्टरों की छवि को दागदार लगाती एक वारदात सामने आई है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की एम्बुलेंस ने रास्ते से जा रहे एक युवक को जोरदार टक्कर मार दी और जख्मी कर दिया। साथ ही हैरान करने वाली बात यह रही कि डॉक्टर खुद नशे में धुत होकर एम्बुलेंस चला रहा था। नेपा नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विधायक निधि से भेंट की गई एम्बुलेंस ने नगर के ही एक युवक को टक्कर मार दी थी। जानकारी के अनुसार ड्राइवर की लापरवाही से युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। अस्पताल के डॉक्टर अंबर जोशी ही वाहन नशे में धुत होकर चला रहे थे। बताया जा रहा है कि फिलहाल युवक को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है। ऐसी स्थिति में कोई साधारण व्यक्ति वाहन चलाने का प्रयास भी नहीं करेगा, जो कानूनन अपराध के दायरे में भी आता है। वही एक डॉक्टर का काम मरीज की जान बचाना और उसे स्वस्थ रखना होता है। हालांकि संबंधित इलाके के डॉक्टर ने डॉक्टरों की नीयत, काबिलियत और क्षमता तीनों पर सवाल खड़े कर दिया है। अब आगामी दिनों में संबंधित मुजरिमों पर कार्रवाई होगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। एमपी से अनिल सोले की रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज़ के लिए। क्रेडिट कार्ड में गड़बड़ी होने के कारण समय पर फीस न भर पाने वाले महाराष्ट्र के दलित समुदाय के एक छात्र को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बॉम्बे आईआईटी को अपने आदेश में अगले 48 घंटे में इस छात्र को दाखिला देने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि दलित छात्र की सीट के लिए किसी दूसरे छात्र की सीट न ली जाए, बल्कि उसके लिए अलग से सीट बनाई जाए। गौरतलब है कि क्रेडिट कार्ड के काम नहीं करने के कारण यह छात्र फीस नहीं जमा कर सका, जिसके चलते उसे आईआईटी बॉम्बे में दाखिला नहीं मिला था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदालत को कभी कभी कानून से ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि कौन जानता है कि आगे चलकर 10 साल बाद वह हमारे देश का नेता हो सकता है। मुस्लिम समुदाय को 5% आरक्षण की मांग को लेकर महाराष्ट्र के नागपुर में वंचित बहुजन आघाड़ी द्वारा प्रदर्शन किया गया। वैसे तो वंचित द्वारा समूचे महाराष्ट्र में प्रदर्शन किए गए, जहां 5% आरक्षण का प्रस्ताव जल्द से जल्द विधानसभा में पारित कर मांग पर अमल किया जाए, ऐसी आवाज इस दौरान बुलंद की गई। संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय लोकशाही जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुस्लिम बांधवांना 5% आरक्षण मिळाले पाहिजे, बांधवांना 5% आरक्षण मिळाले पाहिजे, सरकारने पास केलेच पाहिजे। मुस्लिम बांधवांना 5% आरक्षण मिळालेच पाहिजे। आज वंचित बहुजन आघाड़ी के तरफ से नागपुर में नहीं तो पूरे महाराष्ट्र में एट ए टाइम सभी जिला कलेक्टर पर और सभी मुख्य स्थानों पर पूरे महाराष्ट्र के अंदर में सभी तालुका और जिला स्तरीय मुस्लिम समाज के समर्थन में ये मुस्लिम समाज को पूरे देश में महाराष्ट्र में 5% आरक्षण मिलना चाहिए और संवैधानिक तौर से मिलना चाहिए। इसके लिए आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर इन्होंने एक आदेश जारी किया और उसी संदर्भ में बाला साहब अम्बेडकर ने एक मोहम्मद पैगंबर बिल तैयार किया है और उस बिल के माध्यम से हम महाराष्ट्र सरकार को ये आगाह करना चाहते हैं। बाला साहब अम्बेडकर ने एक संदेश दिया है कि मुस्लिम समाज को उसके संख्या के अनुपात अगर आप नहीं दे सकते तो कम से कम मुस्लिम समाज को 5% आरक्षण नौकरियों के अंदर में और शिक्षा के अंदर में मुस्लिम समाज के सम्मान में ये आरक्षण मिलना चाहिए। क्योंकि हमारे देश में जब पार्लियामेंट के अंदर में मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 15% अपर कास्ट समाज को अगर 10% आरक्षण दे सकते हैं शिक्षा के अंदर में और नौकरी के अंदर में, तो क्यों ना मुस्लिम समाज को जो सही मायने में जो इस देश के अंदर में पिछड़ा है, आज भी हमारा मुस्लिम भाई मुस्लिम समाज ये 90% पूरे देश के अंदर में शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में पिछड़ा है। उस समाज के लोगों को 5% आरक्षण ये नौकरी में और शिक्षा में मिलना चाहिए। ये मोहम्मद पैगंबर बिल का प्रारूप है और सच्चर कमेटी भी यही रिपोर्ट कहती है कि इस आधार पर मुस्लिम समाज का अगर उनको अपलिफ्टमेंट करना है, मुस्लिम समाज को अगर सही मायने में सामाजिक न्याय अगर देना है तो मुस्लिम समाज के हक अधिकार के लिए मोहम्मद पैगंबर बिल लागू होना चाहिए। और उसके लिए वंचित बहुजन आघाड़ी पूरे महाराष्ट्र में एट ए टाइम सेम टाइम सभी जगह आंदोलन कर रही है और ये बड़े पैमाने पर हजारों की संख्या में पूरे महाराष्ट्र में लाखों की संख्या में आंदोलन हो रहा है। मध्य प्रदेश के देवास में रविंद्र नाट्य सभागार में इंदौर में एक भव्य कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में देवास जिले में निरंतर कई वर्षों से डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय युवा संघ द्वारा किए गए समाज हित में जमीनी स्तर पर उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए आयोजित समिति ने देवास टेरिस में सम्मानित किया गया। इसमें प्रदेश उपाध्यक्ष नारी शक्ति की प्रतिनिधित्व माननीय बबीता चौहान जी एवं युवा प्रतिनिधित्व संगठन के जिला अध्यक्ष हेमंत मालवीय और साथ ही संगठन जिला सचिव विक्की मालवीय की उपस्थिति में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के परपौत्र भीमराव यशवंतराव अंबेडकर के और साथ ही गौतम बुद्ध पर आधारित बनी फिल्म में गौतम बुद्ध का किरदार निभाने वाले अभिनेता माननीय डॉक्टर गगन मलिक को एवं कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम द्वारा थाईलैंड से लाई गई अष्टधातु से बनी तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश देवास से नीरज कुमार, इक्वालिटी न्यूज के लिए। महाराष्ट्र में पिछले 17 दिनों से राज्य के हजारों एसटी कर्मी मुंबई के आजाद मैदान में आंदोलन कर रहे हैं। अपनी लंबित मांगों को हो रहे विलंब के चलते प्रदर्शनकारियों ने आजाद मैदान पर राज्य सरकार का 13वीं श्राद्ध किया। गौरतलब है कि हड़ताल के कारण विगत 17 दिनों से मनमाड़ का एसटी डिपो से एक बस भी नहीं छोड़ी गई है, जिसके कारण आम यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं महामंडल का भी लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। गेले 13 दिवसापासून मी इथे ठाम मांडून आहे। 13व्या दिवस आज 13वा दिवस आहे माझा इथे आलेला हूँ। माझ्या खिशामध्ये एकही रुपया नव्हता, मी तरी इथे आलो। मी माझ्या डेपोतल्या माझ्या कर्मचाऱ्यांनी मला इथे वर्गणी करून पाठवलेलं आणि मी 13व्या दिवसापासून इथे ठाम मत मांडून आहे। मी इथून सरकार विलीनीकरण होतपर्यंत इथून जाणार नाही आहे, ही माझी शपथ घेतोय। आणि माझं उद्धव ठाकरे साहेबांना, परिवहन मंत्र्यांना, शरद पवार साहेबांना नम्र निवेदन आहे, तुम्ही
लवकरात लवकर शासनात विलिनीकरण करावं, या माझ्या गोरगरीब बांधवांची एसटी कर्मचाऱ्यांची मागणी पूर्ण करावी. आणि मला एकच म्हणायचं आहे, तुम्ही शेवटी काय हा प्रश्नाचिन्ह येतो. म्हणून म्हणतो तुम्ही वजाबाकी करा, गुणाकार करा, भागाकार करा, शेवटी बरोबरच येतं. शेवटी आपल्याला काही घेऊन जायचं नाही आहे, कुणाचं मन दुखवायचं नाही आहे, पाप करायचं नाही आहे. पाप केलं तर काय होते हे प्रत्येकालाच माहिती आहे. एसटी महामंडल का सरकार में विलय किए जाने की मुख्य मांग सहित अन्य लंबित मांगों को लेकर एसटी कर्मियों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल विगत 17 दिनों से जारी है, लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकला है. राज्य के हजारों एसटी कर्मी मुंबई के आज़ाद मैदान में आंदोलन कर रहे हैं. इस आंदोलन में अपनी लंबित मांगों को लेकर हो रहे विलंब के चलते प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार का 13वीं श्राद्ध भी किया है. हमारे देश में कई ऐसे बहुजन महानायक और नायिका हुए हैं. दुर्भाग्य से कई महानायकों के साथ ब्राह्मण इतिहासकारों ने न्याय नहीं किया और इतिहास में उन्हें वह तवज्जो नहीं मिल सकी जिसके वो हकदार थे. ऐसी ही एक महान महानायिका झलकारी बाई का आज जयंती दिवस है. वीरांगना झलकारी बाई की जयंती दिवस पर देश भर में जयंती विशेष समारोह आयोजित कर उन्हें नमन किया जा रहा है. इक्वालिटी न्यूज़ की ओर से भी बहुजन महानायिका वीरांगना झलकारी बाई को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन. झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और शौर्य से हम सब वाकिफ हैं, लेकिन उन्हीं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों का ध्यान भटकाकर वीरगति प्राप्त करने वाली झलकारी बाई के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते हैं. कहा जाता है कि झलकारी बाई हूबहू रानी लक्ष्मीबाई की तरह दिखती थी. समान चेहरे, कद काठी के कारण सेना में उन्हें शामिल किया गया. युद्ध कला में लक्ष्मीबाई से वह ज्यादा कुशल थी. वह झांसी की रानी के लिबास में अंग्रेजों से लड़ी. लक्ष्मीबाई को गुप्त रास्ते से बाहर भेज अंग्रेजों से झलकारी बाई लड़ती रही. ब्राह्मण इतिहासकारों ने झलकारी बाई का जिक्र नहीं किया है. झलकारी बाई अछूत कोरी समाज से आती थी, इसलिए उन्हें बहुजन महानायिका कहा जाता है. महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, अद्यम साहसी, अद्भुत पराक्रमी रानी लक्ष्मीबाई की परम सहयोगी, अपने रणकौशल्य से अंग्रेजों को नाको चने चबाने के लिए मजबूर करने वाली अमर वीरांगना थी झलकारी बाई. बता दें कि इतिहास ने लंबे समय तक झलकारी बाई की वीरता को भुलाए रखा, लेकिन बाद में उनकी महानता को सम्मान मिला और साल 2001 में ग्वालियर में उनकी प्रतिमा स्थापित की गई. साथ ही सरकार ने झलकारी बाई के सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया था. इक्वालिटी न्यूज़ की ओर से बहुजन महानायिका वीरांगना झलकारी बाई को उनकी जयंती दिवस पर शत शत नमन. इक्वालिटी न्यूज़ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही. खबरों की अधिक जानकारी के लिए आज ही इक्वालिटी सिनेमा ऐप को डाउनलोड करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें. जय भीम, नमो बुद्धाय.